हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। इस क्लास में हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है कि JIS है, जो उसकी टेस्ट सीरीज है। और इसके पहले भी 12 क्लासेस हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसीएस 2023 के लिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए। सभी में डिटेल से क्वेश्चन को एनालाइज किया गया है। वीडियो देखने का ये फायदा होगा कि टेस्ट सीरीज में जो फैक्ट नहीं दिया हुआ है उससे संबंधित क्वेश्चन से सारे डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। फैक्ट कोई भी फैक्ट छूटने नहीं पाएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो यानी कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो उसमें भारतीय प्रतिनिधियों की शामिल करने की शुरुआत कब से हुई थी? 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1858 का भारत शासन अधिनियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम जो था उसी के तहत कानून बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। और ये जो है कि कौन कौन से लोग थे? कुल 3 लोगों को शामिल किया गया था, 3 लोग। तो उसमें सबसे पहले एक बनारस के राजा थे, और दूसरे कौन थे? पटियाला के महाराज, और तीसरे कौन थे? तीसरे सर दिनकर राव थे, सर दिनकर राव। तो इन लोगों का नाम पूछा हुआ था पिछले एग्जाम में, तो आप लोग इसको नोट करेंगे। और इसी के ये तीनों लोग को पहली बार जो है कि शामिल किया गया था 1861 परिषद अधिनियम के तहत। और इस समय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था उसमें। लॉर्ड कैनिंग जो था इसी ने इन दोनों लोगों को शामिल करने का जो है कि सुझाव दिया था और शामिल किया गया था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन कुछ अभिकथन और कारण से दिया गया है। आइए देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। और दूसरा उसका कारण दिया है कि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहेंगे। तो जो भारत शासन अधिनियम था 1935, उसमें संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था जो अस्तित्व में नहीं आ पाई थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो है कि जो देशी रियासतें थी इसमें शामिल होने से इनकार कर दी थी। तो ये देखा जाए तो दोनों कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम में एक बात कही गई थी कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी कि 1935 अधिनियम में ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसमें जो क्या किया गया था कि जो प्रांतों में द्वैध शासन था, द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और इसको जो है कि केंद्र में लागू कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत पूछा गया कई बार एग्जाम में कि केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ, केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ। और एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई थी 1935 के अधिनियम में ही, और केंद्र में जो है कि द्वैध शासन 1935 में लगा, और ये जो प्रांतों में लगा था ये 1919 के अधिनियम के तहत लगा था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला संविधान सभा समिति दी है और उसका अध्यक्ष दिया गया है। मिलान करना है, मिलान करने से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो संघ शक्ति समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रक्रिया नियम समिति इसके कौन थे? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो KM मुंशी थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। तो इस प्रकार इसका सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। सारे ही क्रम में मिले हुए थे, तो सही आंसर ए हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस एक के सुझाव के द्वारा प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? यानी जो संविधान सभा का गठन हुआ था
उसमें किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था। उसमें दिया है अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, बेबेल योजना 1945 और कैबिनेट मिशन 1946। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो जो संविधान सभा का गठन किया गया था वह कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था, और कैबिनेट मिशन 1946 में ही आया था। और जो संविधान सभा थी, ये जो संविधान सभा थी, इसकी सदस्यों की संख्या कितनी थी? सदस्यों की संख्या, तो इसमें सदस्यों की संख्या कुल टोटल 389 थी। 389 थी, जिसमें से जो है कि 296 जो थे, 296 ये जो है कि ब्रिटिश भारत, जो उस टाइम का ब्रिटिश भारत था उससे थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और प्लस जो इसमें 92 देसी रियासतें थीं, जो 92 सीटें थीं देसी रियासतों से थी, देसी रियासतों से। तो इस प्रकार संविधान सभा में कुल 389 सीटें थे, जिसमें 296 उस टाइम के जो ब्रिटिश भारत था उस टाइम का, उससे थी। और जो है कि 92 सीटें देसी रियासतों से थी। और इसमें जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था। संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था वो अप्रत्यक्ष हुआ था। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि प्रत्यक्ष हुआ था कि अप्रत्यक्ष होता। अप्रत्यक्ष रूप से ये 1946 में ही हुआ था। तो इतने सारे फैक्ट इस क्वेश्चन से थे। यही वीडियो देखने का फायदा होगा कि जो फैक्ट टेस्ट सीरीज में नहीं दिया है उसे भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट तैयार हो जाए। एग्जाम टाइम में यही जरूरी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके कम टाइम में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इसमें से पूछा गया है कि एक सा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये भी पूछा गया है, जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जो है कि 11 दिसंबर को फिर बैठक की गई 1946 में ही, तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पूछा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया जाना 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, तो ये भी सही हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया, तो ये भी सही हो जाएगा। ये जो सी ऑप्शन दिया है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था? तो 24 जनवरी 1950 को नहीं, 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। यही यहाँ पर गलत था, तो इसी में गलत पूछा ही था। आप लोग सही और ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या सही है क्या नहीं है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान दिया करें। सत्य पूछ रहा है कि असत्य पूछ रहा है, ये इसके चक्कर में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, इसका आशय है। यानी जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, इसका आशय क्या है? तो यहाँ पर दिया है भारत संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का परिणाम नहीं है, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए बी दोनों। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, तो ये कोई समझौता नहीं है कि हम ये समझौता नहीं है कि मतलब कि ये इनको अलग होने का भी अधिकार नहीं है। यदि भारत का कोई भी राज्य अलग होना चाहे भारत से, भारतीय संघ से, तो उसको ये अधिकार नहीं है। यह कोई समझौता नहीं है कि आप जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। ये भारत है, ये एक राज्यों का संघ है और इससे अलग होने का अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। तो ये दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न में से राज्यों में से किसके विशेष उपबंध के बारे में कहा गया है? तो जो विशेष उपबंध किए गए हैं अनुच्छेद में, उसमें पूछा गया कि जो 371 ख है वो किससे संबंधित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम, नागालैंड और मणिपुर। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो ये जो है कि असम से संबंधित है। जो 371 ख है वो असम से संबंधित है। और जो है कि महाराष्ट्र और गुजरात के लिए क्या है? तो ये 371 है, 371 में दिया गया है। और जो नागालैंड है, नागालैंड के लिए कौन सा है? तो 371 ए है।
371 ए में दिया गया है। और जो मणिपुर है इसके लिए क्या है, तो 371 सी में दिया गया है। तो ये विशेष उपबंध है, अनुच्छेद में दिया गया है, तो उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, असम। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें सुमेलित नहीं है और है के बारे में जरूर ध्यान से पढ़ा करें आप लोग। तो इसमें दिया है कि संघ सरकार भाग 5, सहकारी समितियां भाग 9 का, राजभाषा भाग 17, संविधान संशोधन भाग 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा सहकारी समितियां। जो सहकारी समितियां दी गई हैं भाग 9 क में, यही गलत हो जाएगा। सहकारी समितियां भाग 9 क में नहीं है, ये जो है कि भाग 9 में ही है लेकिन ख में है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो इसमें गलत ही पूछा था। बाकी संघ सरकार भाग 5 में दिया गया है और राजभाषा भाग 17 में दिया गया है, और जो संविधान संशोधन है वो भाग 20 में है। संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये आर्टिकल है 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो अगला क्वेश्चन कुछ विशेषता दी गई है और उसके स्रोत दिए गए हैं, यानी कि पदों की विशेषता और उसके ये स्रोत दिए गए हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो एक पद उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, समवर्ती सूची और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो उससे संबंधित मिलान करना है। तो जो उपराष्ट्रपति का पद है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ए का 2 हो जाएगा। और राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है ये कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो बी का 1 हो जाएगा। और जो समवर्ती सूची है तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से लिया गया है, तो ए का 2 बी का 1 हो जाएगा। ए का 2 बी का 1 हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। और सी का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मिलान करने से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसको जरूर नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था, यानी कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं और नीति निर्देशक तत्व हैं एक दूसरे के संतुलन पर आधारित है, ये जो है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा था। तो ये फेमस कुछ वाद हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, मिनर्वा मिल्स केस वाद, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा जो मिनर्वा मिल्स वाद है। इसी में जो है कि कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व संतुलन एक दूसरे के संतुलन पर आधारित हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। और मिनर्वा मिल्स मामला कब हुआ था, तो 1980 में हुआ था, ये भी पूछा गया था। एक केशवानंद भारती पूछा जाता है, केशवानंद भारती, केरल राज्य, तो ये 1973 में हुआ था, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो वो कौन सा वर्ष था जब मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, 1987, 1990, 1989 और 1961। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये अधिनियम जो है कि 1900 ये अधिनियम था 1988 का, लेकिन ये जो पारित किया गया 1989 में किया गया 61वां संविधान संशोधन। तो इसका जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है, यानी कि इन अनुच्छेदों में वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। अनुच्छेद 40, 43 बी, अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद 51। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है ये गांधीवादी विचारधारा से नहीं संबंधित है। जो अनुच्छेद 51 है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। बाकी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से संबंधित है, ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। और अनुच्छेद 43 किससे संबंधित है? तो ये सहकारी समितियों से संबंधित है, सहकारी समितियों से संबंधित है। और अनुच्छेद 46 क्या दिया गया है? तो इसमें जो है कि SC ST और जो पिछड़ा वर्ग, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उसके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए कहा गया है कि उनके आर्थिक हितों के लिए कार्य करेगी सरकार, ST SC और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए। तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था? तो जो प्रस्तावना है इसको संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो KM मुंशी, NA पालकीवाला, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, पंडित ठाकुर भार्गव दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ये है NA पालकीवाला, इन्होंने कहा था कि जो संवैधानिक विशेषज्ञ ये जो हैं, संविधान का परिचय पत्र है प्रस्तावना, तो NA पालकीवाला ने ही कहा था। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है, और कहा गया है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, और कारण दिया गया है कि संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा गया है, तो ये सही है, क्योंकि भारत में राज्यों का विभाजन तो किया गया है, लेकिन ये अविभाज्य संघ है, क्योंकि इसका विभाजन यानी राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। और जो संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्य की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। उनकी अनुमति के बिना कर सकती है ये संघीय सरकार जो है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो C ऑप्शन हो जाएगा, C, यानी कि A सही, R गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? तो निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? मूल अधिकार असीमित है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक दो दोनों सही है, न तो एक सही है न तो दोनों सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? B ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि इसमें असत्य पूछा गया था, तो B केवल असत्य है। मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। मूल अधिकारों में संसद परिवर्तन कर सकती है, संसद परिवर्तन कर सकती है। और जो है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, मूल अधिकार असीमित नहीं है, इनकी भी एक सीमाएं होती हैं। तो B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसमें गलत पूछा था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि परमादेश रीट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है? यानी जो परमादेश रीट है वो किसके विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है? सार्वजनिक इकाई, राष्ट्रपति, अधीनस्थ न्यायालय और प्राधिकरण। तो जो राष्ट्रपति हैं उनके विरुद्ध कोई भी रीट जारी नहीं की जा सकती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट ये किस आर्टिकल के तहत है? तो ये 226 के तहत कुल 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं। तो उसमें जो है कि कहा गया था कि किसके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती, तो जो राष्ट्रपति है इसके विरुद्ध कोई भी रीट जारी नहीं की जा सकती है। बाकी की जो सार्वजनिक इकाइयां हैं, अधीनस्थ न्यायालय है, कोई प्राधिकरण है, तो इन सभी के विरुद्ध जारी की जा सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती। और जो ये रीटें होती हैं किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ भी जारी नहीं की जा सकती हैं, कोई निजी संस्थान है उनके खिलाफ भी नहीं जारी की जा सकती है, और राज्यपाल के विरुद्ध भी नहीं जारी की जा सकती है। तो ये नोट करेंगे आप लोग। यही वीडियो देखने का फायदा होगा कि जितने भी फैक्ट होंगे उस क्वेश्चन से सारे को डिस्कस करते चलेंगे हम लोग। सत्य कथन का चयन करें, यानी से इसमें कौन सा सत्य कथन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन दिया है कि भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में है, और भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के 2/3 बहुमत से पास करना आवश्यक है। तो इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, यानी जो भारत में नए राज्य के गठन की शक्ति संसद के पास है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यहाँ दिया है कि भारत में नए राज्य सृजित करने वाले जो विधेयक हैं इसको 2/3 बहुमत से नहीं, तो ये 2/3 बहुमत नहीं होता है, ये साधारण बहुमत से ही होता है। साधारण बहुमत यानी आधे से अधिक
जो है कि मतदान हो जाए तो उसको जो है कि साधारण बहुमत कहा जाता है। तो साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। तो केवल एक सही था, दूसरा गलत था। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित कर रखना, आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो डी ऑप्शन दिया गया है, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये जो है कि नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व है। जो स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करना, ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। और इसका आर्टिकल किस में दिया गया है? तो 48 क में दिया गया है, जो ये दिया गया था। और बाकी जो है कि सभी मौलिक कर्तव्य हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और ये कब शामिल किए गए थे? तो ये किए गए थे 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। 1976 में। और की समिति ने सुझाव दिया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा सुझाव दिया गया था। और उस टाइम जो है कि कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां कब जोड़ा गया? तो ये 11वां जोड़ा गया था 2002 में। 86वां संविधान संशोधन जब किया गया 2002 में, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसमें 11वें में क्या था? तो 11वें में था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया था 2002 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित पर विचार करें। संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन। तो उपरोक्त में से कौन सा विद्यमान मूल संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं? तो यानी कि इन सारे ऑप्शन में से पूछा गया कि संविधान की मूल संरचना के तत्व कौन कौन से हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान का संघीय स्वरूप, संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन, ये सभी संविधान की मूल भावना के जो है के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, केशवानंद, उसी के तहत जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो संविधान की मूल भावना है उसका जो है कि उसको नहीं बदला जा सकता। बाकी सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, लेकिन जो उसका मूल भावना है, यानी कि वैसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता जो संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। तो उसी के तहत ये सारे तत्व शामिल किए गए हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो जो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही बड़ा संशोधन था। इसको एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। यानी इस जो है कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही समाजवादी, इसके साथ और शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और तीसरा था पंथ निरपेक्ष। तो ये तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ये पूछा गया एग्जाम में, तो आप लोग जरूर नोट करेंगे इसे। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां विभाजित है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो भारत में एक संघीय सरकार की व्यवस्था है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा कथन जो दिया हुआ है कि केंद्र और राज्यों के समस्त शक्तियां, यानी विधायी और कार्यपालिकी और वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का विभाजित है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कि न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं है, विभाजन नहीं है। विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां तो विभाजित हैं, लेकिन एकल न्यायपालिका है। यहाँ पे एकल न्यायपालिका है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही सुप्रीम कोर्ट जो है कि मुख्य है, इसमें अपील की जा सकती है किसी भी राज्य से। तो जो न्यायिक शक्तियों का विभाजन नहीं किया गया है, एकल न्यायपालिका यहाँ पर भारतीय संविधान में इसकी व्यवस्था की गई है। बाकी जो है कि ये जो वित्तीय, कार्यपालिका और अस्थायी, ये जो कार्यपालिका और वित्तीय और विधायी, ये सभी विभाजित हैं। तो दूसरा गलत हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था उससे किस एक संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा इनका जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व था संसद में उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये 2020 में हुआ था। जो 2 लोगों का प्रतिनिधित्व आंग्ल भारतीय संसद में था उसको समाप्त कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी 10, 11, 5, इनमें से कोई नहीं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या इनमें से कोई नहीं, यानी 26 जनवरी 1950 को एक भी मूल कर्तव्य नहीं थे। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो है कि कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, कुल 11 हैं, लेकिन जो है कि ये कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया था। और 1976 में जो है कि 10 जोड़ा गया था, 11वां जो है कि जोड़ा गया जब 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया बच्चों की शिक्षा के लिए, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसको भी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर करते रहें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारतीय संविधान में स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, ये अनुच्छेद 49 में दिया गया है। और अनुच्छेद 29 में क्या दिया गया है? तो ये जो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है। और अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 46 जो है SC, ST और दुर्बल वर्ग के हितों, आर्थिक हितों का संरक्षण किया गया है। और अनुच्छेद 48 में क्या दिया गया है? तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित। आप इन सारे जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी से एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप लोग इनको जरूर नोट करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है, यानी सकारात्मक, नकार, यहाँ पर सकारात्मक दिया हुआ है और ये दूसरा नकारात्मक है, और यहाँ दिया है अंशतः नकारात्मक, और यहाँ सकारात्मक का गुण के लिए हुए नकारात्मक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये जो है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ये सकारात्मक है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 19। तो जो भारतीय संविधान में दिया गया है अनुच्छेद 14, इसमें जो है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा की बात कही गई है, यानी कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत समाहित है। इसमें यह कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता प्रदान करेगा, यानी कि कोई भी कानून या विधि होगी वो सभी को समान रूप से लागू होगी। इसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि प्राकृतिक न्याय की अवधारणा है कि कोई भी व्यक्ति अगर भारतीय राज्य क्षेत्र में है तो जो है कि विधि के समक्ष वह सभी के समान होंगे, सभी पर कानून एक तरह से लागू होंगे, किसी के लिए अलग प्रावधान नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है? तो पूछा गया कि कौन सा भारतीय संविधान के एक बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है? तो संसदनात्मक, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन सा दिया गया है? तो संसदनात्मक, और दूसरा ऑप्शन दिया है विधि का शासन, और तीसरा दिया है मौलिक अधिकार और पंथ निरपेक्षता। तो भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो मौलिक अधिकार दिया गया है ये बुनियादी ढांचे का अंग नहीं है, इसी के अंतर्गत ये सारे आते हैं। और ये कब कहा गया? तो 1973 में केशवानंद भारती केस में कहा गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय एवं अमेरिकी संघवाद में लिखित में से
किस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, केंद्र और राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जो केंद्र और राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखा जाता है, ये जो भारतीय संसद और अमेरिकी संघवाद दोनों में एक बिंदु पर समानता पाई जाती है। जैसे यानी कि जैसे भारत में है उसी तरह से अमेरिका में भी इसी तरह है कि केंद्र और राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा देखे जाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए लागू नहीं होता है? यानी जो न्याय शब्द है वो किस एक के लिए लागू नहीं होता है, उसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पद एवं अवसर की समानता के लिए, यानी कि इसका वर्णन नहीं किया गया है। बाकी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय, इन सभी शब्दों के लिए न्याय शब्द वर्णित है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रावधान किया गया है, इन तीनों का। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न कथनों पर विचार करें। भारतीय संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो इसमें कौन सा पूछा गया है कि कौन सा सत्य कथन है? तो आप लोग सत्य असत्य को ध्यान से पढ़ा करें, तभी जाके आप लोगों के क्वेश्चन सही से क्लियर हो पाएंगे। तो इसमें दोनों ही गलत हैं, दोनों ही गलत हैं। यानी कि जो संविधान संशोधन विधेयक है, प्रारंभ केवल लोकसभा में नहीं किया जाता है, दोनों में किया जा सकता है, दोनों में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। और जो संविधान संशोधन के विधेयक है, असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। संविधान संशोधन में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन जो है कि संविधान संशोधन में कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है। इसका जो है कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों ही गलत हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? यानी कि वह कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 36 से 51 के बीच, आर्टिकल 36 से 51 के बीच राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। और इसका जो है कि पुरुष और स्त्री दोनों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो एक अनुच्छेद कहा गया है 39D में, 39D में कहा गया है। और जो लोक नियोजन में अवसर की समानता है, ये मूल अधिकारों से संबंधित जो है कि अनुच्छेद किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद दिया गया है 16 में, अनुच्छेद 16 में। और प्राणी एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये किस में दिया गया है? तो ये 21 में दिया गया है। और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता ये किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है 26 में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यानी पूछा गया कि इसमें कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं हम लोग। सरकारी नौकरी में अवसर की समानता, तो यहाँ पर दिया गया है कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो ये जो है कि सही हो जाएगा, केवल भारतीय नागरिकों को सरकारी नौकरी में अवसर की समानता की बात कही गई है। नए राज्यों का निर्माण संसद की शक्ति है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यों के नाम में परिवर्तन राज्य की विधानसभा की शक्ति है, तो ये गलत हो जाएगा। जो नाम में परिवर्तन भी है ये भी संसद ही करती है, तो यही यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कौन सा सुमेलित नहीं है। और कानून के समक्ष समानता नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 74 और 75 दोनों के तहत किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 74 और 75 दोनों में ही इसकी पुष्टि की गई है कि केंद्र में संसदीय व्यवस्था होगी। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सा संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? तो संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सा है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी नागरिकता और
नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका है, यानी नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका दोनों ही है। जैसे नाम मात्र का कार्यपालिका राष्ट्रपति में होती है और वास्तविक कार्यपालिका जो है कि किस में होती है, तो ये प्रधानमंत्री में होती है, मंत्रिपरिषद में होती है, जिसका मुखिया जो है कि प्रधानमंत्री होता है। तो ये वास्तविक कार्यपालिका है। तो जो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसदीय व्यवस्था में सभी तत्व विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 26 में क्या दिया गया है, तो धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है, तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 में क्या दिया है, तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण है, तो ये भी सही हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण जो है कि 29 में दिया गया है। 29-30 अल्पसंख्यकों से संबंधित जो है कि अनुच्छेद है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, यानी किसी विशिष्ट धर्म के बारे में दिया गया है कि कर देने या ना देने का अधिकार है, तो ये 27 में दिया गया है। और अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है, तो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना से संबंधित होने की स्वतंत्रता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये अनुच्छेद 30 में नहीं दिया गया है। इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया था कि जो है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ये जो कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक उपासना के में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, ये 30 में नहीं, ये 28 में दिया गया है। और जो अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के जो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के बारे में दिया गया है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 30 में दिया गया है अल्पसंख्यकों के लिए। बाकी जो 28 में जो है कि धार्मिक वाला दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया है। तो नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है, यानी कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन दिया गया है। तो आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है। संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट ही होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही है। आइवर जेनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, अभिकथन सही है। और इसका कारण क्या है कि संसदीय व्यवस्था में शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट होता है। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और कैबिनेट का मुखिया जो प्रधानमंत्री होता है, वही शक्ति का केंद्र बिंदु होता है, तो ये कारण भी सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा दिया है। तो निवारक निरोधक के संबंध में लिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, यानी जो निवारक निरोधक कानून होता है उसमें कौन से कथन सत्य हो जाएंगे। तो इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है, तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो निवारक निरोधक कानून होते हैं, इनके तहत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले ही रोक लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसा कि पता हो जाए कि ये कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है, तो उससे पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार इसके तहत व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 माह तक अभिरक्षा के निरुद्ध कर सकती है, तो ये 4 माह नहीं है, यहाँ पर गलत हो जाएगा दूसरा, ये 3 माह होता है। निवारक निरोधक के तहत 3 माह तक गिरफ्तार किया जा सकता है, तो इसमें सही पूछा था, तो केवल एक सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, यानी भारतीय संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन, अनुच्छेद 368 और भाग 20, ये भाग 20 है। तो इसमें वर्णित है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है, ये भाग और अनुच्छेद दोनों दिया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन दिया है कि लिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है। तो राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता, महाभियोग की प्रक्रिया, सामूहिक उत्तरदायित्व, एकल कार्यपालिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जो सामूहिक उत्तरदायित्व है ये हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है, यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत कौन सा अनुच्छेद दिया गया है। तो अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 ए, अनुच्छेद 47। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
तो अनुच्छेद 47 में दिया गया है कि जो है कि मिड डे मील कार्यक्रम जो चलाया जाता है इसके लिए प्रेरणा स्रोत कौन सा अनुच्छेद है, तो यह अनुच्छेद 47 ही है। जैसे राज्य का कर्तव्य होगा कि वह लोगों के लिए पोषाहार व जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कार्य करेगा, तो उसी के तहत ये मिड डे मील कार्यक्रम चलाया जाता है स्कूलों में। ये 1995 से चलाया जा रहा है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, ये किस वाद में कहा गया था, तो जो बेरूबारी वाद है इसी में कहा गया था। बेरूबारी वाद 1960 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका जो है कि संविधान का भाग नहीं है। लेकिन जो केशवानंद भारती केस हुआ 1973 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्देशिका जो है कि संविधान का भाग है। तो यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है। यानी भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता शब्द दिया गया है वो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 4, 6, 3 और 5। तो यहाँ 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। और वो कौन कौन सी हैं, तो 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई है उसमें पहला दिया गया है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अंतिम है उपासना। तो कुल 5 प्रकार की जो है कि स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता है। और जो एक कहा जाता है कि समानता कितने, तो 2 प्रकार की समानता है। समानता 2 प्रकार की है। और कौन कौन सी है ये, अवसर व प्रतिष्ठा। अवसर व प्रतिष्ठा की समानता होगी। और न्याय कितने प्रकार की होगी, तो न्याय 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में प्रस्तावना में वर्णित है शब्द। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है। यानी जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में वर्णन किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये 39 क में कहा गया है, इसका वर्णन किया गया है 39 क में। और जो 37 में क्या कहा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व देश के शासन की मूलभूत आधार हैं। नीति निर्देशक तत्व जो देश के शासन है उसके मूलभूत आधार हैं। और 44 में जैसा कि पता है कि इसमें समान नागरिक संहिता के बारे में कहा गया है, नागरिक संहिता। और 43 में क्या कहा गया है, तो 43 में जो उद्योगों में प्रबंध कर्मकारों का भाग लेना इसका वर्णन है। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा जो राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो जो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है उसी संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों के से संबंधित एक नया नीति तत्व जोड़ा गया है। तो जो सरकारी समितियां उससे संबंधित कौन सा संविधान संशोधन किया गया था, तो ये किया गया था 97वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था, तो 2011 में हुआ था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में। और किस अनुच्छेद में है, तो ये 43 ख में है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो कि नीति निर्देशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है, वो इसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है
तो इसकी प्रकृति सकारात्मक है, बिल्कुल सही है। ये समुदाय को कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ये स्वतः लागू नहीं होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। स्वतः लागू नहीं होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं। ये न्यायोचित हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये गैर न्यायोचित हैं, गैर न्यायोचित हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 61वां संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम वर्ष कितनी वर्ष थी। यानी जो 61वां संविधान संशोधन हुआ उससे पहले मतदान की उम्र कितनी थी, तो उससे पहले 61 वर्ष थी, अभी जो कि 18 वर्ष कर दी गई है। उससे पहले जो है कि 21 वर्ष थी, और ये 61वां संविधान संशोधन हुआ था, 61वां संविधान संशोधन, और ये कब हुआ था, 1989 में। तो इसका जो है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोगों ने 47 क्वेश्चन को देख लिया है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।